व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। आपको बताएंगे जनाब, एक बड़ी मुलाकात हुई है आज अडियाला जेल में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की। बहुत अहम उन्होंने बाद में आकर मीडिया टॉक भी की है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा अलीमा खान साहिबा ने कुछ क्लैरिफिकेशंस दी हैं। बहुत सारी चहमगोइयाँ चल रही थी अली मोहम्मद खान साहब के एक बयान के बाद, और कुछ और भी ऐसी चीज़ें हो रही थी जो पीटीआई के लीडर्स की वजह से कुछ कन्फ्यूजन फैल रही थी। और ख़ास तौर पर जो पीटीआई के सोशल मीडिया के ऊपर सपोर्टर मौजूद हैं, वो उसके ऊपर कड़ी तनकीद भी कर रहे थे और बड़े गम और गुस्से का इजहार भी कर रहे थे। और उसके हवाले से भी कुछ क्लैरिफिकेशन सामने आई है। इसके अलावा जनाब, तीसरी जो अहम स्टोरी होगी वो ये कि असद कैसर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है, और ये गुफ्तगू उन्होंने की है इमरान खान साहब की रिहाई की करारदाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाने के बाद। तो ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ अहम खबरें हैं, वो आपको बताएंगे। और फिर ये भी बताएंगे कि आखिरकार सूरत हाल इस तरफ लग रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर्म 45 जारी कर रहा है, और उसमें फिर मजीद जितने लतीफ़े हैं वो भी आपके सामने कुछ रखेंगे मिसाल के तौर पर। और फिर लास्टली आपको बताएंगे कि इसहाक डार साहब के लिए भी काफ़ी मुश्किल बनी हुई है। एक ऑडियो मुबैना तौर पर उनकी लीक हुई है जिसमें वो आर्मी चीफ के बारे में काफ़ी गलत किस्म की गुफ्तगू करते हुए पाए गए हैं। तो उनके लिए लगता है कि थोड़ा सा टफ टाइम है। ये सब कुछ आज के वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करते हैं अली अमीन गंडापुर साहब से। वक्त बदल गया है जी, और ये आपके वोट ने बदला है। ये आप दुरुस्त अपनी तरफ से खाइफ हैं कि जितना हद तक आप चाहते थे बदलना उतना नहीं बदला, लेकिन बहरहाल फ़र्क पड़ा है। और यही वजह है कि कल जिन लोगों के पीछे पीछे पुलिस फिरती थी, आज आगे पीछे पुलिस फिर रही है। पूरे लाओ लश्कर और पूरे प्रोटोकॉल के साथ अली अमीन गंडापुर साहब अडियाला जेल आज पहुंचे। खान साहब से मुलाकात की और उनसे मुशावरत भी की केपी सूरत हाल को चलाने के हवाले से। सूबे में गवर्नमेंट कैसे होगी, प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैबिनेट में, बल्कि यूँ कह लीजिए आपके केपी गवर्नमेंट का मरकज़ के साथ कैसा रिलेशनशिप होगा। काफ़ी कुछ था इस ज़ाहिर मुलाकात में डिस्कस किया गया। अली अमीन गंडापुर साहब जब बाहर आए खुश और मुतमईन थे। उन्होंने बताया खान साहब बिल्कुल ठीक ठाक है, माशाल्लाह पुरज़्म हैं और हाई स्पिरिट्स में हैं। और उन्होंने बताया कि जी अब काफ़ी हद तक चीज़ें फाइनलाइज कर ली गई हैं, जल्द ही आप केपी कैबिनेट का जो ऐलान है वो भी देख लेंगे। अच्छा जी, उसके साथ साथ उन्होंने वाज़े एक दो चीज़ें की। जब उनसे ये पूछा गया कि जी आप प्राइम मिनिस्टर के ओथ टेकिंग सेरेमनी में भी शामिल नहीं हुए, तो क्या एक हम देखेंगे कि टसल चलती रहेगी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मरकज़ में। तो उन्होंने क्लैरिटी से बताया कि जो वर्किंग रिलेशनशिप है सिर्फ इस हद तक कि जहाँ पर सूबे के हक़ की बात है, ज़ाहिर है वो तो हमें हक़ लेने के लिए उनसे बात भी करनी पड़ेगी, जाना भी पड़ेगा, बैठना भी पड़ेगा, तो वो हम करेंगे। लेकिन अगर कोई इसके अलावा ये समझता है कि हम किसी को मान लेंगे कि हाँ जी ये वज़ीर आज़म है, या आप ये समझें कि हम ये पूरा जो इन्होंने डाका मारा है हमारी मैंडेट के ऊपर, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वो नज़रियाती और सियासी लड़ाई अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन ज़ाहिर है इसका मतलब ये नहीं है कि हम सूबे के अवाम को झोंक दें और उनको उनके हुकूक ना मिले। तो बड़ा वाइजली आज अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो कैलकुलेटेड आंसर्स कर रहे थे। और मैं यही सोच रही थी कि जब वो नामजद हुए थे तो बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि शायद वो इतना मेच्योर किस्म का बंदा नहीं है, और वो जो है सूबे के मामलात चलाने में, और स्पेशली जिस वक्त जिन हालात में उन्हें गवर्नमेंट मिल रही है, तो कड़ा इम्तिहान है ऐसे बंदे का जो काफ़ी ज़्यादा एक हॉकिश एक राय रखता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब में ये मुझे वाजे एक चेंज अगर है तो ये चेंज है, और अगर उनकी पर्सनालिटी में ऑलरेडी ये कहीं था और अब निकल कर सामने आ रहा है तो फिर ये आप जो भी कह लें तब्दीली है। लेकिन ये नज़र आता है कि वो इसको काफ़ी कैलकुलेटेड वे में चल रहे हैं। और ख़ास तौर पर एक खातून जो PMLN की एक MPA, उनके हवाले से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा भी था और कुछ हकीकत भी थी, दोनों बातें थीं। तो वो बड़ी बातचीत चल रही थी कि जी उनके साथ बदतमीज़ी की गई है। तो वो उन्होंने क्लैरिटी से बताया कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया वो उनके MPAs वगैरह उस वक्त हॉल में मौजूद नहीं थे, और उन खातून MPA ने जो क्राउड मौजूद था गैलरी में उनको इश्तियाल दिलाया, और उसके बाद फिर उस क्राउड की तरफ से उनके साथ ज़रूर बदतमीज़ी की गई। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब का ये कहना है कि फिर जब वो वापस आए, उन्हें इस वाक़े का पता चला, तो उन्होंने उन खातून से अलग से मुलाकात भी की, माजरत भी की, और वो इंश्योर करेंगे कि आइंदा ऐसी चीज़ ना हो। लेकिन ये किसी भी MPA की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। जो भी उनके साथ मामला पेश आया वो क्राउड की तरफ से था, और वो भी उनके अपने प्रोवोक करने के ऊपर था। और एक वीडियो तो मैंने खुद भी देखी है जिसमें वो इवन अली अमीन गंडापुर साहब के साथ बड़ी बदतमीज़ी एक खातून कर रही हैं,
और उनको जूते उनके बिल्कुल सर के पास लहरा रही हैं और उनके बिल्कुल ऊपर चढ़ाई करके जैसे बदतमीज़ाना इशारे कर रही हैं, तो बड़ा इरिटेटिंग सा रवैया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें कि जी उनको आगे से आप जो है वो रेप की धमकियाँ और इस तरह की गुफ्तगू करें, ज़ाहिर है वो तो फिर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये भी है कि उन्हें भी थोड़ी तमीज़ सीखनी चाहिए कि आप आकर ठीक है आप एहतजाज करें, घड़ी भी दिखा रहे हैं, चलें आप घड़ी भी दिखा लेंगे, सब तो पार्लियामान में होता है। लेकिन आप बिल्कुल एक वज़ीर आला हैं और उनके ऊपर ही चढ़ी चले जा रही हैं, तो फिर ज़ाहिर है वो भी एक अजीबो-गरीब सी सूरत हाल होगी। वो कहते हैं ना आपकी आज़ादी की हद वहीं पर है जहाँ पे किसी की नाक शुरू हो रही है, तो वो लिटरली वो नाक के करीब ही पहुँच चुकी थी। बहरहाल नहीं होना चाहिए ख़वातीन के साथ इस तरह का मामला, फिर भी सब्र और तहम्मुल ही करना चाहिए अगर वो इस तरह कर रही हों, वरना फिर यही बात है कि उनके साथ अगर उनसे ज़्यादा बढ़कर बदतमीज़ी की जाए तो फिर ये भी गलत होगा। तो बहरहाल जी ये सारा वाक़या था, उसके ऊपर उन्होंने भी उसको भी क्लैरिफ़ाई कर दिया है। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि क्या सूरत हाल होगी, खान साहब की मफ़ाहमत की पॉलिसी होगी या मज़ामत की पॉलिसी होगी। मुझे तो इसमें कभी भी कोई शक नहीं था खैर, और अगर आप मेरा 3-4 दिन पहले मैंने इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह बात भी की हुई थी। गो उसमें मैंने अपना एक नज़रिया दिया हुआ था, लेकिन मुझे आइडिया था कि आने वाले दिनों में अब ये जो जाली हुकूमत है इसकी तरफ से ये एक पत्ता फेंका जाएगा। ये ट्रैप है बेसिकली, और ये फेंका जाएगा कि देखें हम कितने महान हैं, हम कितने अच्छे हैं, हम मफ़ाहमत की बात कर रहे हैं। और जब पीटीआई उसके ऊपर इनका हाथ झटकेगी तो ये कहा जाएगा कि देखा ये तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, ये तो सियासी क़ुव्वतों से बात ही नहीं करते, वगैरह वगैरह। तो ये मुझे मालूम था कि अब ये इन्होंने करना है। इसके ऊपर मैंने 3-4 दिन पहले आपको ठीक ठाक किस्म का एक तगड़ा वीलॉग किया था। आपको जिसने देखा है उसको पता होगा, जिसने नहीं देखा वो देख ले जाके। और उसमें बात मैंने बुनियादी तौर पर की ही ये थी कि मफ़ाहमत या कोई भी बातचीत मुज़ाकरात तभी हो सकते हैं जब आप पहले ये उसूल तय कर लें कि क्या गलत है क्या सही है। जिसके साथ जो ज़्यादती हुई है पहले उसका इज़ाला हो, फिर उसके बाद बैठकर आगे बढ़ने के लिए बातचीत की जा सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप पहले किसी के साथ ज़्यादती कर लें और फिर उसके बाद कहें कि आओ जी अब आगे बढ़ के, नहीं, पहले उसकी ज़्यादती का इज़ाला होगा, फिर मफ़ाहमत की बात होगी। तो आपने उनके सारे मेंबर्स, उनके जितने वर्कर्स, उनको जेलों में डाला हुआ है, उनके लीडर को जेल में डाला हुआ है, आप उनकी जनरल नशिस्तें छीन गए, आप उनकी मखसूस नशिस्तें छीन रहे हैं, आप उनकी सेनेट की नशिस्तें छीन रहे हैं, आप उनसे मुसलसल ज़्यादती कर रहे हैं, और फिर आप उन्हें कहते हैं कि जी आओ बैठ के बात करो। तो बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। और खान साहब का भी यही कहना है कि जब तक इनकी ये जो सारी इन्होंने लूट मार की है इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। हाँ, पहले आप मैंडेट वापस करें, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई क्या आगे चलकर जो है वो इस मुल्क को आगे लेके चलना है। फिर कोई हम आगे बात कर सकते हैं, रिकन्सिलिएशन कर सकते हैं कि जी कैसे हमने इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर रखना है, कैसे सियासी जमातों ने अपना हक खुद अपने लिए तय करना है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये बाद की बात है। पहले ये तमाम सियासी जमातें जो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर जाली मैंडेट के साथ इस वक्त इक़्तिदार में हैं, पहले तो इनको अपनी इस रविश को तर्क करके जो हक है वो हकदार को वापस करना होगा, और ये होना चाहिए। और खान साहब ने आज इसी बारे में वाज़े तौर पर बताया। अली मोहम्मद खान साहब ने भी कुछ दिन पहले एक गुफ्तगू की थी, उसके बाद उन्होंने कल हबीब अकरम साहब के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ये कह दिया कि जी नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब बड़े लीडर हैं, तो उनके साथ बिल्कुल मुफाहमत हो सकती है, ये वो। ये उन्होंने गुफ्तगू तो की, लेकिन उन्होंने इस गुफ्तगू में ये ऑलरेडी कहा हुआ था वैसे कि मैंडेट वापस किया जाए और ये सारी नशिस्तें जो है वो वापस की जाएं, और उसके बाद फिर मफाहमत की बात भी होती है, ये वो। लेकिन जो पीटीआई के लोग थे वो चूँकि इस वक्त बहुत ओवर इमोशनल भी हुए हुए हैं और ओवर सेंटिमेंटल भी हुए हुए हैं, तो उनको इस तरह की कोई बात जो भी करता है दोस्ती के हवाले से या कोई नरम इवन गुफ्तगू करता है, तनकीद में भी अगर नरम अल्फाज इस्तेमाल करता है तो वो उनको काबिल कबूल नहीं होता, चाहे वो पीटीआई की लीडरशिप में कोई भी हो। तो अगर वो भी कोई नरम अल्फाज में भी गुफ्तगू करता है तो वो कहते हैं कि ये पता नहीं गद्दार हैं, या ये ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा गद्दार ही हो। ये पीटीआई वालों को भी समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ के ऊपर इतना एक्सट्रीम पे पोजीशन ले लेते हैं जो पीटीआई के अक्सर सोशल मीडिया पे सपोर्टर होते हैं, लेकिन हर एक बंदे का अपना मिजाज भी होता है। देखिए, एक कोई शख्स है वो बहुत गाली दे के तनकीद करता है, कोई शख्स है वो बस मुनासिब अल्फाज में तनकीद करता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर वो मुनासिब अल्फाज में तनकीद कर रहा है तो इसका मतलब है कि जी वो कोई आपसे सिंसियर नहीं है। तो एक तो ये चीज़ है कि हर वक्त दूसरों की सिंसेरिटी को जज नहीं करना चाहिए। ये लोग भी काफ़ी बेचारे पिसे हुए हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि अली मोहम्मद खान साहब शुरू से ही उनका मिजाज ऐसा ही है, वो यही बातें करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप ये कहें कि जी वो उनकी पॉलिसी तो नहीं चलती ना, पॉलिसी तो इवन आखिर में इवेंचुअली जो है वो खान साहब की है।
हाँ, अगर खान साहब ये बात कहें कि हाँ भाई मुफ़ाहमत करनी है, सबको छोड़ो, तो फिर एक अलग बात है। अली मोहम्मद खान कुछ भी कह रहे हैं या कोई और भी ABCD कोई भी पार्टी का लीडर कुछ भी कह रहा है, उस पे इतना रिएक्शन देने की तो मुझे तो कोई वजह ही समझ नहीं आती। भई वो बंदा अपने तौर पर एक अपनी समझ-बूझ के मुताबिक एक बात कर रहा है। आप उससे इत्तेफ़ाक भी कर सकते हैं, आप उससे इख्तिलाफ़ भी कर सकते हैं। अगर तो ये पार्टी पॉलिसी है, तो फिर तो आप चढ़ाई कर सकते हैं कि जनाब हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो ये पार्टी पॉलिसी कैसे बन गई? लेकिन जब वो एक बंदा अपनी ज़ाती कैपेसिटी में कोई बात कर रहा है, तो उसको आप इमरान खान का पैगाम तो नहीं कह सकते। तो आप उस या वो तो नहीं अब PTI की जो पार्टी पॉलिसी है वो डिफ़ाइन करा। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि इतना ज़्यादा मुश्तिल क्यों हुए PTI के ये जो बहुत सारे लोग थे। और तीसरी चीज़ जो बहुत सारे और लोगों के बारे में भी ये बात हो रही है कि जी असद कैसर साहब भी इस तरह की बातें करते हैं। कल उन्होंने आदिल राजा हैदर मेहदी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वैसे मुझे खुद समझ नहीं आई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्या थी। पहले भी सबको पता ही है कि PTI के कोई ओहदे तो है नहीं इन दोनों हजरात के पास, तो वो जो भी कह रहे हैं वो अपने अपने सोच के मुताबिक, अपने नज़रिए के मुताबिक कहीं पे बैठ के कोई भी बात कर रहे हैं, तो वो उनका अपनी उनकी मर्जी है। तो PTI को ज़रूरत ही नहीं उसके ऊपर कोई भी किसी किस्म का बयान देने की, वजाहत देने की, तरदीद करने की या तस्दीक करने की। तो मुझे भी समझ नहीं आई कि इसकी क्या वजह है। बहुत सारे लोग अब इसका मकसद ये निकाल रहे हैं कि जी असद कैसर साहब इस्टेब्लिशमेंट के सामने अच्छे बनना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो वो भी मुझे फिर बात समझ नहीं आती कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक लताड़ा जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट को भी, इवन कौमी असम्बली के फ्लोर पर ठीक ठाक तगड़ी तकारीर हो रही हैं, तो फ़ौरन नताइज पे जंप नहीं कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन PTI वाले भी वैसे कुछ गैर ज़रूरी काम बाज़-औक़ात करते हैं और अपने लिए बिला वजह तनकीद का दरवाज़ा खोल देते हैं। जो किस्सा मुख्तसर है वो इतना ही है, जो आज हलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब की तरफ से बात कर दी है कि चोरों से, मैंडेट चोरों से कोई बात नहीं होगी, पहले आप हमारा मैंडेट वापस करें, उसके बाद हम ज़रूर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की जो है वो बात करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी के वाले से बड़ी फ़िक्र की बात की है। देखिए ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जहाँ मुल्क में इतना कुछ हो रहा है, तो खान साहब को नमल यूनिवर्सिटी का जो प्रोजेक्ट इन्होंने रोका हुआ था, हॉस्टल्स का ये बेसिकली प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर फ़िक्र है कि वो इतने बच्चे उसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट जो है उसको कंटिन्यू होना चाहिए। अब जी आगे आ जाते हैं और आपको बताएं कि असद कैसर साहब ने आज कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में इमरान खान साहब की रिहाई की करारदाद जमा करा दी है। अव्वल तो देखना पड़ेगा कि ये करारदाद मंजूर होती है या नहीं, इसके ऊपर अक्सरियत क्या फ़ैसला करती है। ज़ाहिर अक्सरियत तो इस वक्त अपोजिशन की है, सॉरी हुकूमत के लोगों की है। लेकिन बिलफर्ज अगर हम ये मान भी लें कि ये करारदाद मंजूर भी हो जाएगी, तो इसका वैसे तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, कानूनी तौर पर इसकी कोई हैसियत नहीं होती कि उसके बाद करना ही पड़ेगा रिहा। हाँ, एक आप ये कह सकते हैं कि अखलाकी एक दबाव ज़रूर आ जाता है कि हाँ भाई ये करारदाद कौमी असम्बली के ऐवान से एक मंजूर हुई है, तो चले जी उसकी एक हैसियत है, लेकिन कानूनी उसकी कोई हैसियत नहीं, अखलाकी ज़रूर है। तो बहरहाल फिर भी जो इनके इख्तियार में है, जो वो कर सकते हैं, वो हर वो चीज़ करनी चाहिए। तीसरा जो एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है आज, वो ये कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, मैंडेट को इस तरह से चुप करके हज़म नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए इमरान खान साहब ने इतवार के रोज़ एक बड़े एहतजाज का ऐलान फिर से कर दिया है और अब उन्होंने कहा कि मुल्कगीर एहतजाज होगा। हमाद अज़हर साहब ने इस ट्वीट के हवाले से ये भी बताया है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये एहतजाज बढ़ेंगे और अल्टीमेटली अगर हमारा हक़ वापस ना किया गया तो एक लॉन्ग मार्च भी हो सकता है। तो एक और लॉन्ग मार्च का जो इंडिया है वो दे दिया है, पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं, लेकिन अगेन यही बात है कि हमने ये देखा है कि लॉन्ग मार्च हो किसी भी तरह के, कभी वो हमने ये नहीं देखा उसके नतीजे में कोई अल्टीमेट रिज़ल्ट हासिल हुआ हो। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि ये करना बेफ़ायदा है। ज़ाहिर सी बात है, एहतजाज के यही तरीके होते हैं, आप प्रोटेस्ट करते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं, तो ये तो आवाज़ तो अपनी आपको देनी पड़ेगी। और इस वक्त ऐसी एक हुकूमत जो कि ज़ाहिर है एक अखलाकी तौर पर कमज़ोर फुटिंग्स के ऊपर है, उसके लिए अगर कोई क्राउड बहुत बड़ा जमा हो जाता है तो वैसे ही इनके बेचारों के हाथ पांव फूले हुए हैं, तो ये और ही घबरा जाएंगे। तो ये भी एक चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है। अब जी आपको बता दें कि जो मैंने बात की कि इलेक्शन कमीशन ने जो आज एक कारनामे किए हैं, 45 फॉर्म जो हैं वो ज़ाहिर है PTI वालों के पास हैं। आज तक इन्होंने अपलोड नहीं किए थे अपनी वेबसाइट पर, अब इन्होंने अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। और जो अभी कुछ हलकों के मैं देख रही थी चीज़ें सामने आई हैं, उसके अंदर अजीबो गरीब किस्म के लतीफ़े हैं। यानी अगर जेन्युइन फॉर्म 45 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी पोलिंग स्टेशन में
350 वोट है और जो PMLN का बंदा है या जिसको जितवाया गया उसका अगर 50 वोट है तो उसको रिवर्स कर दिया है, उसका 50 करके उसका 350 कर दिया। इस तरह की हरकतें की हुई हैं। और अगर किसी के 109 वोट हैं तो वो एक को 9 बना दिया, 909 कर दिया है। तो वो जो टिपिकल जिसको कहते हैं ना ब्लंडर मारते हैं, वो वाली हरकतें की हुई हैं, मजाक वाली। अच्छा, इसमें जो अब इंटरेस्टिंग बात है कि चलें खाना पूरी के लिए ये जिस तरह के भी जाली फॉर्म 45 अब अपलोड तो कर देंगे, जो काफ़ी दिनों से मेहनत करके ये लगे हुए हैं सरखपाई करके बनाने, लेकिन इनको प्रूव करना फिर भी एक सरदर्द बना रहेगा। क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको एक वीलॉग में कहा था कि ये फॉर्म 45 जो जेन्युइन वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ PTI के पास नहीं है, ये उस हल्के के और 12, 13, 20 कैंडिडेट्स के पास भी हैं जो उस हल्के में इलेक्शन लड़ रहे थे। तो कैसे आप ये इंश्योर करेंगे कि जो फॉर्म 45 ECP की वेबसाइट पर अपलोड हुआ है वो जेन्युइन है, या फिर जो बाकी 10 लोगों के पास एक जैसा फॉर्म है वो? तो अगर कोई सही अदालत हो तो उसमें तो ये 2 मिनट का काम है ये जज करना कि भाई ज़ाहिर है 10 बंदों के पास एक फॉर्म 45 है जो मौके से उन्होंने लिया है, तो वो जेन्युइन है, ना कि वो जो कि एक लेट कानून शिकनी करते हुए लेट जो अपलोड हुआ, ज़ाहिर है वो फिर उसको जेन्युइन तो नहीं माना जा सकता। तो ये अदालत में फैसला करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर सही अदालत हो तो जिस तरह की पाकिस्तान में कैंगरू कोर्ट्स हैं, इसमें तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ साबित करने की। उसमें तो आपको कहते हैं ना दूसरे बंदे को वकील करने की भी ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान की कैंगरू कोर्ट्स में तो ये हाल है कि जज साहिबान खुद ही दूसरी तरफ से केस भी लड़ लिया करते हैं। तो इसलिए बात यह कि उन्होंने बस फॉर्म 45 जैसे तैसे अपलोड करके पेट भरना है कि भाई हमने कानून के मुताबिक अपलोड कर दिए। अब वो साबित होते रहे, कब होंगे, वो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक वाली सूरत हाल है। लेकिन भंड काफ़ी वाजे हैं जो कि अगर कोई पकड़ना चाहे तो सिर्फ 2 मिनट का काम है। इमरान खान साहब की अपीलें आज लग गई हैं, मरकजी अपीलें। पहले दिन तो ज़ाहिर है कोई फैसला नहीं होना था, लेकिन एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग हुई है वो ये कि जो प्रोसिक्यूटर जो कि बाद में बदल दिए गए, पहले कोई और थे अब कोई और लगा दिए गए हैं, उनकी तरफ से टाइम मांगा गया था कि जी हमें तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। लेकिन आज के दिन ये हैरत अंगेज़ वाक़या था कि उन्हें वक्त नहीं दिया गया, मोहलत नहीं दी गई। उन्होंने कहा गया है कि आप दलाइल जो हैं वो शुरू करें, दलाइल का आगाज़ करें, मज़ीद वक्त नहीं मिलेगा। तो अब ये जो चीज़ है देखते हैं अब इसका क्या अल्टीमेट होता है। अब ज़ाहिर है कुछ दिन तो उन्हें दलाइल में भी लगेंगे और फिर देखा जाएगा कि क्या इमरान खान साहब की मरकज़ी अपीलें सस्पेंड होती हैं या क्या होता है। और लास्टली जी इसहाक डार साहब की एक ऑडियो लीक सामने आई है मुबैना तौर पर, जिसमें वो आर्मी चीफ साहब जो हैं उनको काफ़ी खरी खरी बातें सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि जितना इनको इस दफ़ा बुरा भला कहा जा रहा है इतना तो किसी को भी नहीं कहा जा रहा और इनको भी और कहा जाएगा। और इस तरह की बातचीत गालिबन ऐसे लग रहा है कि इसहाक डार साहब अपने साथ कोई किया हुआ वादा पूरा ना होने के ऊपर गम और गुस्से का शिकार हैं। और जो करीने कयास है वो यही था कि जी इसहाक डार साहब को चेयरमैन सेनेट बना दिया जाएगा, लेकिन अब ये कुर्रा फाल निकल रहा है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम। वैसे तो काकड़ साहब भी उम्मीदवार थे, अब पता नहीं काकड़ साहब को कुछ ना कुछ दे के एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का काफ़ी चांस है कि वो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं। तो इसहाक डार साहब काफ़ी मायूस हैं क्योंकि वज़ीर ख़जाना उन्हें पहले ही नहीं बनाया जा रहा था। फिर उनका ये ख्याल था कि चलो चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे, अब वो भी अगर वो नहीं बनते तो वो काफ़ी मायूस तो होंगे ज़ाहिर है। लेकिन अब जो उनकी ऑडियो सामने आ गई है, अगर तो ये वाकई जेन्युइन ऑडियो है और कोई इसका वाकई ही अगर भार लेता है तो फिर तो उनका इस मुल्क में रहना भी इवन मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर उनकी कोई बातचीत ऐसी हो जाती है तो बहरहाल फिर भी जिसको कहते हैं ना कि उनको कोई अहम ओहदा मिलना जो है वो मुश्किल नज़र आता है। लेकिन इस बात के ऊपर फिर ये देखना पड़ेगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी कितनी बात जो है उस वक्त पावर रखती है। क्या वो अपने समधी को किसी अहम ओहदे पर लगवाने में कामयाब हो सकेंगे या फिर अल्टीमेटली इस मामले पे भी उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये एक अहम मामला होगा जो आपको अगले चंद दिनों में ही जिसका जवाब मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।